हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं माध्यमिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए लाइफ साइंस का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए। तो मैं शुरू कर रहा हूं, आप इसे देखिए। अब आप देख सकते हैं कि माध्यमिक परीक्षा में जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो इस तरह से रह सकता है। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। उद्दीपन की तीव्रता के कारण होने वाला वक्रण गति को क्या कहते हैं? तो देखिए, उद्दीपन की तीव्रता का जब भी बात हो, इसको इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। इसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाला जो गति होता है उसको हम कहते हैं अनुकुंचन गति कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इसको नास्टिक गति भी कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में आपको नास्टिक मूवमेंट लिखा हुआ रह सकता है, नास्टिक गति लिखा हुआ रह सकता है, या अनुकुंचन गति लिखा हुआ रह सकता है। तो आप इसमें अनुकुंचन गति भरेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? चूंकि नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा न्यूरॉन का मिलने से बना होता है, मतलब बहुत सारे न्यूरॉन संगठित होकर के बनते हैं तंत्रिका तंत्र, इसलिए इसका आंसर आप लिखेंगे न्यूरॉन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क के आवरण को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क के आवरण को मेनिंजेज कहते हैं। याद रखिए, मेनिंजेज, मेनिंजेज कहते हैं, मेनिंजेज। आपको ध्यान से इसको लिखना है, मेनिंजेज कहते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क के आवरण को मेनिंजेज कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इस तरह से लिखेंगे, मेनिंजेज। ठीक है, मेनिंजेज कहते हैं। चाहे वो मस्तिष्क हो या हमारा रीढ़ रज्जु हो, उसे हम मेनिंजेज ही कहते हैं, जो चारों तरफ से इसको घेरे हुए रहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, रीढ़ रज्जु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? देखिए, रीढ़ रज्जु को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं स्पाइनल नर्व अंग्रेजी में, और इसकी संख्या होती है 31 पेयर्स। कितने होते हैं? 31 पेयर्स होते हैं, यानी 31 जोड़ा। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 31 जोड़ा। ध्यान दीजिएगा, ये 31 जोड़ा होता है हमारा रीढ़ रज्जु तंत्रिकाएं, जो रीढ़ के हड्डी के अंदर जो हमारा मेरुरज्जु उपस्थित होते हैं, ठीक है, उसी से निकलते हैं ये तंत्रिकाएं। अब आता है 5 नंबर, भ्रूणपोष में क्रोमोजोम होता है। देखिए, इसमें दरअसल उदाहरण दिया है, मतलब ऑप्शन आपको दिया है 1 गुणित, 2 गुणित और त्रिगुणित। तो याद रखिए, भ्रूणपोष का बात जब भी आता है तो उसमें आप ट्रिप्लॉइड लिखिएगा, त्रिगुणित लिखिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक बार फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम डबल होता है, परंतु एक बार और अगर इसमें फ्यूजन हो जाता है, जिसके कारण कि उसमें क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो जाती है, 3n हो जाती है, जिसको कि हम ट्रिप्लॉइड कहते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, भ्रूणपोष में क्रोमोजोम कितने होते हैं? तो ट्रिप्लॉइड की संख्या में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 6 नंबर में, लैंगिक जनन की इकाई को क्या कहते हैं? तो देखिए, लैंगिक जनन की इकाई को हम लोग गैमीट कहते हैं, या इसको युग्मक, युग्मक भी आप लिख सकते हैं, या इंग्लिश में कभी कभी लिखा हुआ आ सकता है गैमीट, मतलब इंग्लिश को हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है गैमीट। तो याद रखिए, गैमीट आप लिख सकते हैं, लैंगिक प्रजनन की इकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, समसूत्री विभाजन के किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाते हैं? देखिए, केंद्रक झिल्ली समाप्त हो जाते हैं प्रोफेज वाली अवस्था में। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोफेज, प्रोफेज अवस्था। इसको हम इंग्लिश में लिखें तो प्रोफेज। प्रोफेज एक अवस्था है जो कि सबसे पहला अवस्था है माइटोसिस सेल डिवीजन का, ठीक है, या मियोसिस सेल डिवीजन का। प्रोफेज पहला अवस्था है ना, जिसमें कि केंद्रक झिल्ली गायब हो जाते हैं। ठीक है, यहां विलुप्त होना मतलब गायब हो जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक पौधा का नाम बताओ जिसमें कलिका विधि द्वारा प्रजनन होता है।
तो देखिए प्लांट का जब बात आता है तो प्लांट में कलिका विधि द्वारा प्रजनन होता है, वो प्लांट है ईस्ट, ठीक है, ईस्ट जो कि एक फंगस होता है ईस्ट। इसमें क्या होता है कि एक बर्ड का निर्माण होता है इस तरह से, और ये बर्ड कट करके गिर जाता है और नया क्या करता है, एक जीव बना लेता है, यानी एक नया ईस्ट का पौधा बना लेता है। इसलिए इसको कहते हैं बडिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको? बडिंग प्रोसेस। तो बडिंग प्रोसेस के द्वारा होने वाला जो प्रजनन है पौधा में, ध्यान दीजिए पौधा में, तो उसमें आएगा ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वायु परागन किस पौधा में होता है? तो आप पौधा का ऑप्शन देख लीजिएगा, जिसमें कि धान एक ऐसा पौधा है जहां पे वायु परागन होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आम होंगे, नारियल होंगे, तो वो सब में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे धान का ऑप्शन सही है, क्योंकि धान में जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे फूल के स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं और परागन होते हैं, तो इसमें धान लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डीएनए के इकाई को क्या कहते हैं? डीएनए के इकाई को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं किसको? तो डीएनए के इकाई को न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अच्छा, अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? अमीबा किसकी सहायता से चलते हैं? तो इसको कहते हैं कूटपाद, कूटपाद। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्यूडोपोडिया। देखिएगा कभी कभी स्यूडोपोडिया ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, स्यूडोपोडिया। तो ये क्या है? एक फॉल्स इसका फूट होता है, जो एक पग चलने के बाद समाप्त हो जाते हैं, फिर दूसरा पग के लिए नया पैर बनते हैं। तो इस तरह से अमीबा चूंकि एक कोशिकीय जंतु है, इसलिए ये इसी के सहायता से प्रचलन कर लेते हैं। उसके बाद आता है 12 नंबर क्वेश्चन, ACTH, इसको कहते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म वाले हार्मोन होते हैं, ACTH या STH या GTH या TSH, ठीक है, तो ये सारे हार्मोन जो होते हैं वो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होते हैं। कहां से स्रावित होते हैं? पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग, ठीक है। आप ऑप्शन देखिएगा वहां पे किस तरह से दिया हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लिखिएगा। अगर बाय द वे वहां पे पीयूष ग्रंथि केवल लिखा हुआ है तो पीयूष ग्रंथि में आप दाग लगाएंगे, अग्रभाग भी लिखा हुआ है तो अग्रभाग लिखिएगा। हो सकता है वहां पे मध्य भाग, पश्च भाग भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इसलिए ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से ऑप्शन है। तो ये अग्रभाग से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है ACTH, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मिश्रित तंत्रिका का उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण दे देते हैं, वेगस। वेगस तंत्रिका एक मिश्रित तंत्रिका का उदाहरण है, वेगस तंत्रिका, ठीक है, वेगस नर्व, ठीक है, वेगस नर्व इसका उदाहरण है। उसके बाद आता है कंधा में कौन सा संधि पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि हड्डी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसको हम संधि कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जोड़ में अलग अलग प्रकार के संधियां पाए जाते हैं, ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। तो हमारे कंधे में जो ज्वाइंट्स होते हैं उसको बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बॉल एवं सॉकेट, बॉल एवं सॉकेट, है ना, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, बॉल एंड सॉकेट्स, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कहते हैं, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स या बॉल एंड सॉकेट संधि, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, न्यूरॉन में या न्यूरॉन से निकलने वाले लंबे बेलनाकार प्रवर्धक, प्रवर्धक मतलब होता है उससे जो प्रोसेस बाहर निकलते हैं या उससे जो रचना बाहर निकलते हैं न्यूरॉन से, तो इसको कहते हैं, इसका नाम होता है एक्सोन। क्या कहते हैं इसको? एक्सोन कहते हैं, याद रखेंगे, एक्सोन, ठीक है। अंग्रेजी में इसको लिखेंगे AXON, एक्सोन, ठीक है। और अगर पतले प्रवर्धक लिखेंगे, पतले चाबुकनुमा धागानुमा रचना जो निकलते हैं उसको डेंड्रोन कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से एक्सोन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
16 नंबर, मस्तिष्क के सेरेब्रल हेमिस्फेयर किस रचना द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? देखिए हमारा मस्तिष्क का जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, अग्र मस्तिष्क का जो सेरेब्रम होता है वो दो खंडों में विभाजित होता है, ठीक है। ये दोनों खंड आपस में जुड़ जाते हैं एक स्थान से। इसका नाम है कार्पस कैलोसम। कार्पस, ध्यान दीजिए अच्छा से, कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम, इस तरह से लिखेंगे इसको, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम नामक रचना से हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है, आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? तो इंसुलिन का स्राव हमेशा हम लोग लिखेंगे पैंक्रियाज के अंदर जो लैंगरहैंस की दीपिका है उसके बीटा कोशिका से होते हैं। तो कहां से होते हैं वो ऑप्शन के हिसाब से आप लिखेंगे, हम यहां पे लिख देते। तो यहां पे हम लिखेंगे पैंक्रियाज, यहां पे लिखेंगे पैंक्रियाज के लैंगरहैंस की द्वीपिका में स्थित बीटा कोशिका, इसमें अल्फा कोशिका भी होते हैं, लेकिन यहां पे आपका आंसर होगा बीटा कोशिका, ठीक है। तो आप देखेंगे वहां पे ऑप्शन किस तरीके से दिया गया है, उस हिसाब से आप इसको भरेंगे। लेकिन एग्जैक्ट प्लेस आपका क्या हुआ, लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका, ठीक है, जो कहां पे मिलता है, हमारा पैंक्रियास में मिलता है, जिसको कि अग्नाशय भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हिंदी में उसको अग्नाशय कहते हैं। तो देखिए अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका में स्थित बीटा कोशिका में इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले आते हैं, घेघा नामक बीमारी किस हार्मोन के कमी से होता है? इसको कहते हैं थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन, इंग्लिश में लिखे थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी से ही घेघा नामक बीमारी होता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन के उपापचय में सहायक होता है। आयोडीन का आप नाम सुने होंगे, आयोडीन का उपापचय करता है, या आयोडीन मेटाबॉलिज्म में ये सहायता करता है। इसलिए हमारा ये हार्मोन अगर कमी हो जाता है तो घेघा नामक बीमारी हो जाता है, जिसको कि हम ग्वाइटर भी कहते हैं। इस बीमारी का दूसरा नाम ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर, इस बीमारी का नाम ग्वाइटर भी है, ठीक है। तो ग्वाइटर भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, ग्वाइटर। तो ये ग्वाइटर बीमारी इससे होता है। आगे बढ़ जाते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वान कोशिका कहां पाई जाती है? तो देखिए एक्सोन, न्यूरॉन का जो एक्सोन रचना होता है, एक्सोन, उसी में पाया जाता है श्वान कोशिकाएं। ये सेल नुमा रचना है जो कि एक्सोन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर देख लीजिएगा, एक्सोन रहेगा तो आप सही मारिएगा। उसके बाद देखिए, अंडाशय से उत्पन्न एक हार्मोन का नाम लिखिए। अंडाशय से मुख्य रूप से 2 हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो उसमें एक हार्मोन आपको बोला, तो या तो आप एस्ट्रोजेन लिख दीजिए, एस्ट्रोजेन, ठीक है, या आप लिखिए प्रोजेस्ट्रॉन, ये दोनों में से आप जो भी मर्जी हो लिख दीजिए, ठीक है। एस्ट्रोजेन, ठीक है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन भी आप लिख सकते हैं, एस्ट्रोजन भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक हार्मोन आप इसको लिख सकते हैं, ये सही आंसर है। उसके बाद रॉड तथा कौन कोशिका कहां स्थित होता है?
तो आप जानते हैं कि हमारे आंखों के रेटिना जो होता है, उस रेटिना में ये 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा रेटिना। ठीक है, क्या आंसर होगा? रेटिना। तो रेटिना हमारा आंख का तीसरा लेयर है जो कि सबसे भीतर होता है, वहीं पे रॉड और कोन सेल उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है 21। देखिए, दिशा नामक उद्दीपन के प्रभाव से, यानी जो उद्दीपन है वो दिशा के प्रभाव से, मतलब उद्दीपन के दिशा के प्रभाव से, ठीक है, उत्पन्न होने वाला एक पौधों में जो गतियां होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट, या इसको कहते हैं अनुवर्तन गति। क्या कहते हैं इसको? अनुवर्तन गति कहते हैं। अनुवर्तन, ठीक है, अनुवर्तन गति कहते हैं। तो अनुवर्तन गति को ही हम ट्रॉपिक मूवमेंट कह देते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं इसका। ठीक है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट यानी अनुवर्तन गति। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन कि पारामीशियम का प्रचलन अंग क्या है? तो आप जानते हैं कि पारामीशियम क्या है? एक कोशिकीय जीव है, जंतु है, जिसमें कि इस तरह से रचना पाया जाता है, केसनुमा रचना पाया जाता है। ठीक है, रोम के समान रचना पाया जाता है। इसका नाम है सिलिया। ठीक है, तो सिलिया के द्वारा इसको क्या लिखेंगे? इसको सिलिया कहते हैं। सिलिया है ना, सिलिया के द्वारा वो क्या करता है? प्रचलन करता है, सिलिया। ठीक है, इसका प्रचलन अंग है, ये भी एक कोशिकीय जंतु है। उसके बाद आता है पौधों के विभिन्न अंगों के शीर्ष भागों में उत्पन्न हार्मोन कौन सा हार्मोन है? इसको ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये शीर्ष भाग में ही उत्पन्न होते हैं, ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स, ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं, याद रखेंगे। ये प्रायः जड़ों के शीर्ष में, कलियों के शीर्ष में, या फिर जो परोह तंत्र होते हैं उसके शीर्ष में पाए जाते हैं। ठीक है, अब 24 देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 प्रमुख भाग का नाम क्या है? तो देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो 2 प्रमुख भाग है वो मस्तिष्क है और स्पाइनल कॉर्ड है, यानी मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु, रीढ़ रज्जु, इसको कहेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख 2 भाग है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस का यूज किया जाता है, तो इसको हम लिख देंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस जो इस तरह का होता है। ठीक है, इसी तरह के लेंस का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, उसके बाद आता है सुनने के अलावा कान का दूसरा कार्य क्या हो सकते हैं? तो सुनने के अलावा हमारा कान जो होता है हमारे शरीर का संतुलन करता है। ठीक है, तो शरीर संतुलन में सहायक होता है, शरीर संतुलन में सहायता करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कान के अंदरूनी भाग के 2 पार्ट होते हैं। जो ऊपर का पार्ट होता है जिसमें कि सेमी सर्कुलर कैनाल होता है ना, वही क्या करता है? हमारा शरीर का संतुलन करता है। इसलिए
शरीर के संतुलन भी काम ही करता है। उसके बाद देखिए 28 नंबर, दो न्यूरॉन जहां आपस में क्रियात्मक रूप से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सिनाप्स। सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स। तो ये सिनेप्स याद रखेंगे, ये आपका एक्चुअल आंसर है, तो इसको ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछलियों का कौन सा अंग उसे जल में उत्प्लवन बनाए रखने में मदद करता है? मतलब जल के ऊपर आना, जल के भीतर जाना, ये सब जो काम होता है इसको कहते हैं स्विम ब्लडर। स्विम ब्लडर, ठीक है, तो स्विम ब्लडर आप लिख सकते हैं, स्विम ब्लडर। ठीक है, स्विम ब्लडर जो है इसको ऊपर नीचे करने में मदद करता है। उसके बाद देखिए सॉरी, मधुमेहीय हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? ठीक है, मधुमेहीय हार्मोन कहते हैं, किसको कहेंगे बोलिए? इंसुलिन को कहेंगे, इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में आपको इसके पहले भी बता चुके हैं। तो ये जो इंसुलिन है इसका एक दूसरा नाम है मधुमेहीय हार्मोन, क्योंकि इस इंसुलिन के कमी से, मतलब ये जो हार्मोन अगर कमी हो जाता है हमारे रक्त के अंदर, ठीक है, तो डायबिटीज नामक बीमारी होता है, यानी मधुमेह नामक बीमारी होता है। तो चूंकि मधुमेह नामक बीमारी होता है इसलिए इसका नाम ही दे दिया है मधुमेहीय हार्मोन। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, विरसन से स्रावित होने वाला एक हार्मोन का नाम बताइए। इसमें मुख्य रूप से एक ही हार्मोन स्रावित होते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ध्यान दीजिए, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इसका नाम है, तो टेस्टोस्टेरोन आप लिख सकते हैं। वंशागति का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो वंशागति का जो भौतिक आधार होता है, मतलब एक जो माता पिता के कैरेक्टर होते हैं वो उसके संतान में जाते हैं, वो किनके द्वारा जाते हैं? गुणसूत्र, गुणसूत्र जिसको कहते हैं क्रोमोजोम, क्रोमोजोम। ठीक है, तो क्रोमोजोम के द्वारा क्या होता है? तो संतति में माता पिता के लक्षण जाते हैं, इसलिए इसको वंशागति का भौतिक आधार भी कहते हैं। ठीक है, फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, गुणसूत्र को। आगे क्वेश्चन है 33, ट्रॉपिक हार्मोन किसे कहते हैं? तो देखिए, ट्रॉपिक हार्मोन जो ट्रॉपिक गति को नियंत्रित करेगा, ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन्स जो हार्मोन है यही क्या है? ट्रॉपिक गति को नियंत्रित करता है, ऑक्सिन्स। इसको ऑक्सिन्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा संचालित होती है? यहां कहने का मतलब होता है क्या ब्रेन से संचालित होते हैं या रीढ़ रज्जु के द्वारा संचालित होते हैं? तो आंसर क्या होगा? रीढ़ रज्जु, जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा क्या होता है? संचालित होता है। ठीक है, तो इसलिए रीढ़ रज्जु के द्वारा संचालित होने वाला जो रचना है उसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, इसी के द्वारा संचालित होते हैं, रीढ़ रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर संतुलन में सहायता करता है? देखिए, एक तो आया कि कान का जो है 2 पार्ट्स होते हैं और दोनों पार्ट्स में एक क्या करता है? हमारे सुनने में सहायता करता है, तो दूसरा जो है शरीर संतुलन में। लेकिन मस्तिष्क का भी एक भाग है जो शरीर का संतुलन स्थापित करता है, उसका नाम है सेरेबेलम। सेरेबेलम, सेरेबेलम याद रखेंगे इसको, सेरेबेलम, सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम, तो सेरेबेलम आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 36, बौनापन बीमारी किस हार्मोन के कमी से होता है? तो बौनापन हालांकि एक पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से होने वाला हार्मोन है जिसका नाम है STH, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन।
सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वही बौनापन के लिए भी जिम्मेवार होते हैं और वही जिगेंटिज्म एक बीमारी होता है। अगर अधिक स्रावित होगा, हाइपर सेक्रेशन अगर एसटीएच का हो जाएगा तो व्यक्ति काफी लंबा हो जाता है, उसको हम जिगेंटिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ बौनापन पूछा है तो आप बौनापन में भी लिख सकते हैं एसटीएच, लेकिन एसटीएच के कमी से होता है ये, और एसटीएच के अधिकता से जिगेंटिज्म होता है जिसमें व्यक्ति काफी लंबे होने लगते हैं, ठीक है। 37 है, हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? हाइड्रा का जो प्रचलन अंग है वो होता है टेंटिकल्स। टेंटिकल्स एक रचना है, वो टेंटिकल्स के द्वारा ही क्या करता है? प्रचलन करता है। टेंटिकल्स, टेंटिकल्स, ठीक है। तो टेंटिकल एक रचना है, उसी के द्वारा प्रचलन करता है। उसके बाद देखिए 38, माइमोसा पुडिका यानी लाजबंती में किस प्रकार के गति पाया जाता है? तो माइमोसा पुडिका जिसको लाजबंती भी कहते हैं, ठीक है, या छुई मुई भी इसका नाम है, छुई मुई, ठीक है। तो छुई मुई जो होता है, छुई मुई में कहता है किस प्रकार के गति पाए जाए, इसको सिस्मोनास्टिक कहते हैं। सिस्मोनास्टिक, सिस्मोनास्टिक, सिस्मोनास्टिक गति, सिस्मोनास्टिक, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है कि समसूत्री विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोजोम को गिना जा सकता है? ठीक है, एक अवस्था है जिसको मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोजोम स्पष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मेटाफेज वाली अवस्था में, मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज वाली अवस्था में हम क्या कर सकते हैं? तो क्रोमोजोम को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन 40, केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, जिसको केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस याद रखेंगे, केंद्रक के विभाजन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में युग्मक का निर्माण होता है? मतलब गैमीट का निर्माण होता है। तो कौन सा कोशिका विभाजन होगा? मियोसिस, जिसको कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है, कोशिका विभाजन। इसको इंग्लिश में बहुत शॉर्ट नाम है, इसको इंग्लिश में कहेंगे मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन। तो मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होते हैं? गैमीट बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य के युग्मक में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो देखिए, मनुष्य के युग्मक पूछा, गैमीट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो जाते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर के अंदर डिप्लॉयड क्रोमोजोम होते हैं, परंतु गैमीट के अंदर हैप्लॉयड क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। तो हैप्लॉयड कहने का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना होगा? 23, मात्र 23। देखिएगा ऑप्शन में कभी कभी 23 पेयर्स भी दे देते हैं, तो वो सब नहीं लिखना है, आपको 23 लिखना है, मात्र 23, ठीक है, क्योंकि हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो जाते हैं। अब आता है 43, लैंगिक प्रजनन के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन आवश्यक है? ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन होता है गैमीट से, इसलिए यहां पे भी क्या होगा? मियोसिस सेल डिवीजन। अंग्रेजी में इसको, हिंदी में क्या कहेंगे? इसको अर्धसूत्री, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, ठीक है, इसको कहेंगे मियोसिस। मियोसिस क्लियर है? आगे बढ़िए। मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? देखिए, एक होता है एलोसोम, दूसरा होता है ऑटोसोम, यानी 46 क्रोमोजोम को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। एक ऑटोसोम में बांट देते हैं, ऑटोसोम, और दूसरा बांट देते हैं एलोसोम, ठीक है। तो ऑटोसोम हो जाता है कितना? 44, और एलोसोम कितना होता है? 1 पेयर यानी 2, यानी दोनों मिला के कितना हो जाता है? 46।
तो याद रखेंगे आप। ऑटोसोम अगर पूछ रहा है तो 44 आंसर लीजिएगा, एलोसोम पूछ रहा है तो 2 आंसर लीजिएगा। तो बोलिए इसका आंसर क्या लिख देंगे? 44। ठीक समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे बढ़िए। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस प्रकार के कोशिका विभाजन में होता है? तो देखिए, क्रॉसिंग ओवर जब भी होगा तो मियोसिस में होगा, जिसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन जिसको हम क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। इसी में होगा क्या? इसी में होगा क्रॉसिंग ओवर की क्रिया, जिसको पारगमन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो विपरीत क्रोमोजोम होता है, नॉन सिस्टर क्रोमोजोम जो होता है, वो एक दूसरे से क्या होता है? चढ़ जाते हैं। जैसे ये एक क्रोमोजोम है, दूसरा भी क्रोमोजोम है, ये एक दूसरे से इस तरह से क्रॉस बना लेते हैं। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमोजोम है, ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस बनाते हैं, इसी को कहते हैं पारगमन। और ये हमेशा मियोसिस के पेकिटीन वाला अवस्था में होता है। जिन जंतु में कलिका विधि द्वारा प्रजनन होता है उसका नाम लिखिए। तो देखिए, कलिका विधि द्वारा प्रजनन जंतु में अगर पूछे तो हाइड्रा आप लिखेंगे, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा जंतु है जिसमें कि प्रजनन क्या होता है? कलिका विधि के द्वारा होता है। इस तरह से हाइड्रा का रचना होता है। ठीक है, ये कहीं विशेष जगह चिपका हुआ रहता है। ठीक है, मूवमेंट भी टेंटिकल से करता है, ये टेंटिकल्स है इसका। ठीक है, परंतु इसमें क्या होता है? एक बर्ड का निर्माण होता है, इस तरह से एक बर्ड बनता है। ठीक है, और ये बर्ड क्या करता है? अलग हो जाता है प्लांट से और नया एक हाइड्रा को उत्पन्न कर लेता है। तो ये जो नया हाइड्रा उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तो कैसे उत्पन्न हुआ है? देखिए, एक बर्ड के निर्माण से हुआ है, इसलिए इसका नाम बर्डिंग दिया है, बर्डिंग प्रोसेस दिया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? किन जंतुओं में कलिका विधि द्वारा प्रजनन होता है? तो जंतु अगर बोला तो हाइड्रा। इसके पहले हम बोले थे कि अगर पौधा होता है तो ईस्ट होता है। ठीक है, जैसा कि हम क्वेश्चन में बता चुके हैं। अब देखिए 47, समसूत्री विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम विषुवत रेखीय पट्टी पर चले आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मेटाफेज। क्या होगा इसका सही आंसर? मेटाफेज, मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में होता क्या है कि जो क्रोमोसोम सारे होते हैं वो इस तरह से विषुवत रेखा पर आकर के, विषुवत रेखा किसको कहते हैं? जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होते हैं। तो यहाँ पे विषुवत रेखा नहीं है ना, विषुवत रेखा किसको भी बोल सकते हैं? तो सेल के जो बीचों बीच का जो पोर्शन है उस रेखा को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम दिया विषुवत रेखीय पट्टी। तो इस जगह क्रोमोसोम आ जाने के कारण, यानी मध्य में आकर के अरेंज हो जाने के कारण इसको हम विषुवत रेखीय पट्टी कहते हैं। तो ये दरअसल मेटाफेज में ही होते हैं। ठीक है, तो मेटाफेज वाला अवस्था में आप लिख सकते हैं। आगे आता है अलैंगिक प्रजनन की इकाई क्या है? इसका इकाई स्पोर होता है, स्पोर, जिसको कि हम स्पोर कहते हैं या बीजाणु कहते हैं। ठीक है, 49, द्विविखंडन विधि द्वारा प्रजनन करने वाला एक जंतु का नाम बताइए। द्विविखंडन अमीबा करता है, अमीबा नाम सुने हैं, अमीबा। तो ये अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, ये द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। मतलब इसका शरीर जो होते हैं वो अनियमिताकार होते हैं और ये इसका केंद्रक 2 भागों में बट जाते हैं और फिर क्या होता है? बीच में इसका साइटोकाइनेसिस हो जाता है, जिससे कि 2 अमीबा क्या होते हैं? बन जाते हैं। तो इस तरह से 2 अमीबा बन जाने का मतलब हुआ द्विविखंडन, मतलब 2 भागों में बट जाना। तो ये अमीबा में ही संभव है। ठीक है, इसलिए अमीबा इसका उदाहरण लिखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसके पहले देखिए, आपको स्पाइनल नर्व के बारे में बताए थे कि 31 पेयर होते हैं, यानी हमारा जो मस्तिष्क होते हैं उससे कई तंत्रिकाएं इस तरह से निकलते रहते हैं। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं इस तरह से, इस स्पाइनल कॉर्ड से भी कई तंत्रिकाएं निकलते रहते हैं। तो इसको कहते हैं क्रेनियल नर्व। इसका संख्या 12 जोड़ी होती है जो कि मनुष्य के अंदर होती है। ठीक है, 12 पेयर्स। ठीक है, और ये जो बताए थे इसको स्पाइनल नर्व कहते हैं, स्पाइनल नर्व, जिसमें कि हम बता चुके हैं कितना जोड़ा होता है? तो 31 पेयर्स होते हैं।
तो ये है आपका सही आंसर। क्या होगा? 12 पेयर्स। मनुष्य में क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी हुई? तो 12 पेयर्स जो ब्रेन से निकलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलते हैं उसको स्पाइनल नर्व कहते हैं, जिसका संख्या 31 पेयर्स होते हैं। तो सही जवाब क्या हुआ आपका? 12 पेयर्स। ठीक है, इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। हम समझते हैं कि आपको इससे बहुत जानकारी मिला होगा और इससे ज्ञानवर्धन हुआ होगा। आप अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस माध्यमिक परीक्षा का लाभ जो है इस वीडियो के माध्यम से सभी उठा सके। थैंक यू वेरी मच।